होप आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन फॉर JKPSI। 50 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे और यहाँ पर वर्ड लिखा है मैराथन, तो बिल्कुल मैराथन की तरह ही यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। थोड़ी सी लंबा सेशन होगा, आपको मजा आएगा, एकदम फील आएगी। बहुत सारा ज्ञान आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी बहुत सारा ज्ञान शेयर कर सकते हैं चैट के अंदर। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लाइव क्लास को। एंड दिस इज द लास्ट time we are gearing you up for the session itself, for the test itself, for the paper, for your सपना जो कि आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मैं एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दैट इज योर सक्सेस। This provides a greatest opportunity regarding these courses। बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा पहले से तैयारी कर सकें। Therefore you can of course join the online and offline coaching institutes as well। चलिए यार, बहुत सारी बातें होगी। देखो आज थोड़ी सी अपने को क्या चाहिए, आग चाहिए। अपने को कमेंट सेक्शन में आग चाहिए, ठीक है। ये आग लग नहीं रही है, ठीक है, लेकिन फायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ी सी आपको एनर्जी हाई चाहिए बिकॉज 50 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपका ले नहीं सकता हूँ बिकॉज आपको भी अपनी तैयारी करनी होगी, थोड़ा सा आपको रेस्ट वगैरह भी करना होगा। सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द फाइनल डे, है ना। एक अच्छी सी नींद भी लेनी जरूरी है। थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को नींद आना, बट एक नींद भी लेनी जरूरी है, तो बिल्कुल। एंड तभी आप अच्छे से फ्रेश रह पाएंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा एंथुजियाज्म रखेंगे, एनर्जी रखेंगे। मैं आपके साथ साथ कुछ क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। Without further ado, the very first question itself is coming on your screen itself, that is सरदार वल्लभ भाई पटेल was the leader of। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। चलो आंसर करते हो तक मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ, ठीक है। चलो, वुडन मूवमेंट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंस को छोड़ देते हैं। रॉल सत्याग्रह ये आपका कब आया था? 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पास किया गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। 1916 के अंदर क्या हुआ आपका यहाँ पर कौन सा था आपका तीन खटिया सिस्टम, क्या कहते हैं, चंपारण मूवमेंट उन्होंने कर दिया। देन 1917 के अंदर सॉरी 1918 के अंदर आपका अहमदाबाद बिल केस हो गया। 1916 के अंदर आपका क्या था, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, चेक कर लेना एक बार डेट। और उसके बाद आपकी क्या है, प्रोग्रेसिवली मतलब क्या थी, यूनिटी वगैरह यहाँ पर डेवलप हो रही थी। यूनिटी को तोड़ने के लिए क्या किया गया 1919 के अंदर, ये लेकर आ गए रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि यहाँ पर कोई भी रिवोल्टिंग एक्शन अगर हुआ तो उठा के क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे। और किसको उठा के जेल में डाल दिया? सैफुद्दीन किचलू, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं चलेगा ना, सैफुद्दीन किचलू को। और उठाकर किसको डाल दिया? सत्यपाल को। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को उठाकर यहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया। इसके लिए क्या करने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। कहां पर? जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट करने लगे। और उसी दिन बदकिस्मती से क्या थी, बैसाखी थी, तो वहां पर बहुत सारे लोग और भी प्रेजेंट थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को दी मोस्ट आई वुड से मतलब बहुत ज्यादा गंदा एक मैसेकर होता है जहां पर आपके बहुत सारे लोगों को शॉट कर दिया जाता है इनसाइड दिस जलियांवाला बाग इटसेल्फ। किसने शॉट किया था या किसके ऑर्डर पर शॉट किया था? तो यहाँ पर याद रखना, जनरल डायर वाज द पर्सन जिसने मारा था। सॉरी माइक मैं लिख देता हूं आपको। हाँ, जनरल डायर वाज द पर्सन जिसने यहाँ पर जो यहाँ पर शूटिंग बेसिकली जो उस स्पॉट पे प्रेजेंट थे। और इनको ऑर्डर्स किसने दिए थे? दैट वाज गवर्नर ने ऑर्डर दिए थे, गवर्नर पंजाब ने ऑर्डर दिए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था माइकल ओडायर। नाम में कंफ्यूजन होती है, याद रख लेना, ठीक है। माइकल ओडायर, दो डायर थे, ठीक है। ये जनरल डायर तो अल्टीमेटली जाकर मरी गए थे, लेकिन माइकल ओडायर को किसने मारा था बाद में जाके? यहाँ पर सरदार उधम सिंह ने 1940 में जाकर लंदन में जाकर इनको मारकर बदला लिया, लंदन में जाकर इनको मारकर बदला लिया, ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है कि कितने लोग मर गए थे? ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 373 लोग की यहाँ पर डेथ हुई थी या फिर इनको मारा गया था, दे वर किल्ड। लेकिन मोर देन 1000 पीपल वर डेड, क्या कहते हैं, अनऑफिशियल डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए। कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी ने बोल दिया था इनको, क्या करती थी, माफी दे रही थी। मतलब उन्होंने बताया था कि ये इन्होंने गलत नहीं किया। जनरल डायर वगैरह को, मतलब सॉरी हाँ जनरल डायर को यहाँ पर बेसिकली निर्दोष साबित कर दिया था। ये वाली पूरी कहानी थी। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया था, कौन सा? दैट इज was a leader of बरदोली सत्याग्रह पीसेंट्स मूवमेंट के साथ रिलेशन रखता है। आपको पता होगा कब किया था, 1928 के अंदर ये किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसकी डेट पूछते रहते हैं, ठीक है। 1928 ओके। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो। अच्छा एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस ऑल्सो बोलते हैं, ये यूनिटी के हमारे क्या है, फादर ऑफ, इन्होंने इंडिया को पूरे के पूरे यूनाइट किया था आफ्टर द, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एज वेल। और इसी के लिए क्या बनाया इनका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी उसकी हाइट है, फटाफट से मेंशन करो। हाइट कितनी है, फटाफट से मेंशन करो। किस रिवर के ऊपर बना ये भी मेंशन करो, किस रिवर के पास बना ये भी मेंशन करो। और इसके आर्किटेक्ट जो भी इनके मेन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया है,
मतलब जो जिन्होंने को डिजाइन किया है उनका नाम आपको बताता हूँ, राम वी सुतर, ठीक है। राम वी सुतर है ना, आई थिंक सुतर ही है, ठीक है, राम वी सुतर। तो राम वी सुतर इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। देखो याद रख लो, राम मंदिर से नाम याद रख लो, आपको हो जाएगा अच्छे से याद। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट कब किया गया था? जब यहाँ पर क्या हो रहा था आपका बंगाल के पार्टीशन के रिगार्डिंग बात की जाती है। 1905 के अंदर पार्टीशन बंगाल हुआ, फिर पार्टीशन बंगाल वापस ले लिया गया था, लेकिन बाद में फिर से एप्लीकेबल कर लिया गया बिकॉज कुछ बॉम्बिंग का केस हो गया था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वगैरह आपको अच्छे से याद होंगे, प्लीज याद रख लीजिएगा। 1905 इज आल्सो देयर। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये पार्टीशन बंगाल हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बाद में इस विचारधारा के बाद अलग से हो गए थे। खैर फटाफट आगे बढ़ते हैं। Which गवर्नर जनरल अबॉलिश सती सिस्टम? सती, ये भी ये क्वेश्चन तो हम आई थिंक कल भी कर चुके थे, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। लॉर्ड विलियम बेंटेक इज द राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, चलो इनके बारे में आई थिंक क्या बात करेंगे, बाकी इसके बारे में हम आई थिंक कल भी बात कर चुके थे। यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के रिगार्डिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर सर क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ कौन सा आया था आपका? 1858 आपका आया था, बिकॉज यहाँ पर क्या हो चुका था? 1857 के अंदर रिवोल्ट हो चुका था। इसके बाद क्या हुई थी? जो क्राउनशिप थी वो डायरेक्टली किसके अंदर आ गई? सॉरी, जो इंडिया था वो डायरेक्टली किसके अंदर आ गया? क्राउन के अंदर आ गया, और हमें क्वीन रूल करने लगी। और इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, और फिर क्या बना दी गई? वाइसरॉय की पोजीशन यहाँ पर बना दी गई, प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कंडीशन की जो पोजीशन थी वो भी बनाई गई थी, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लास्ट थे वो कौन थे? वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कौन थे? वो भी कौन से थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर फर्स्ट टाइम क्या हुई थी? आपकी सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज एक्चुअली लिखना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज, एक्चुअली इंडियन सिविल सर्विसेज वाज नॉट देयर उस टाइम पर इंपीरियल सिविल सर्विसेज उसका नाम था, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इतना भी याद रख लोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इनके टाइम पर सबसे पहली बार क्या था? बजट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टाइम पर ही। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके अलावा और क्या है? आई थिंक इतने काफी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इनके टाइम पर यहाँ पर सेटअप किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आता है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था इन्होंने क्या करा था? कैंसिल करा था। इससे पहले जो थे लॉर्ड रिपन से पहले जो थे वो थे लॉर्ड लॉर्ड रिपन से पहले थे लॉर्ड लिटन, ठीक है। इल्बर्ट तो केस का नाम था ना, तो लिटन ने किया था ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया था। इसका मतलब क्या था? ये बोला गया था कि जो न्यूज़पेपर हैं वो जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रिंट हो रहे हैं पेपर, तो उसको एक बार चेक करवाना पड़ेगा। हम लोग चेक करेंगे तभी आप प्रिंट कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं डाल सकते पेपर में, ठीक है। तो ये मतलब इनकी जो फ्री मीडिया है उसको कर्टल करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बाद में करेंगे, शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है इसके रिगार्डिंग भी, ओके। लॉर्ड लिटन का ये वाला जो केस था यहाँ पर कैंसिल कर दिया था इन्होंने, रिमूव कर दिया था, वापस ले लिया था। इसके अलावा इनके टाइम पर आपको देखने को मिलती है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि जो भी इंडियन लॉयर्स हैं वो क्या कहते हैं आपके जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स हैं उनके केसेस को नहीं ले पा रहे थे। ये वाला केस की कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी, याद रखना, ठीक है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस पहली बार इनके टाइम पर ही इंट्रोड्यूस की गई थी। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इनको बोलते हैं, ठीक है, फादर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं, ठीक है। देन ये तो बताया लॉर्ड डलहौजी के बारे में कल भी बात करी थी, फिर भी बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इनके बारे में है ही बहुत कुछ जानने के लिए। 1853 का चार्टर एक्ट इनके टाइम पर आया था। इसके बाद अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रेन जो थी, पहली ट्रेन इनके टाइम पर यहाँ पर स्टार्ट की गई थी 1853 के अंदर ही। कहां पर? बॉम्बे टू थाने क्या कहते हैं आपकी ये ट्रेन स्टार्ट की गई थी इनके टाइम पर ही। पहली बार पोस्ट ऑफिस कहां पर बना था ये मुझे बताओ, कहां पर बना था ये बताओ फटाफट से। 1854 में स्टार्ट किया गया था। 1854 के अंदर ही यहाँ पर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी सेटअप करी गई थी, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी सेटअप करी थी फर्स्ट टाइम। इसके अलावा अगर बताएं तो क्या कहते हैं आपके 1856 के अंदर अवध का यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ का क्लॉज क्या कहते हैं आपका इस्तेमाल करके इसको क्या करते हैं, एनेक्स किया गया था। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था सिस्टम था ये। बाकी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके रिगार्डिंग हम लोग कल बात कर चुके थे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देन इसके अलावा सेकंड सिख वॉर एंग्लो सिख वॉर एक्चुअली, यार क्या है ये, सेकंड एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पर देखने को मिला था। इसके बाद ऑलमोस्ट पंजाब इनके पूरा पंजाब इनके कंट्रोल में आ ही गया था। इन्होंने बाद में एक उठा के बंदा बिठा दिया था वहां पर, ठीक है। सेकंड, उसके बाद साथ में सेकंड बर्मा वॉर भी हुआ था, एंग्लो बर्मा वॉर इज आल्सो देयर, और इन्होंने जानबूझ के उसके ऊपर अटैक किया था बिकॉज ये चाह रहे थे कि अपनी एक्सपेंशन करनी है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉर्ड हाउसेस के टाइम पर एक और बहुत ही आजकल करीबन 1-2 साल से बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, CDS CAPF के अंदर घूमता रहता है क्वेश्चन ये बार-बार, संथल रिबेलियन के बारे में। तो संथल रिबेलियन
ये भी आपका इस टाइम पर आपको देखने को मिला था 1856 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिला था लॉर्ड डलहौसी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु शॉट डेड जेपी सॉन्डर्स ऑन 17th of दिसंबर 1928? पहली बात थोड़ी सी डेट याद रख लो, और अगर आपको याद हो मैंने आपको कल भी बताया था ये किसने शॉट किया था, दैट वाज भगत सिंह। भगत सिंह ने यहाँ पर शॉट किया था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो 23 मार्च, कल भी हमने इसके रिगार्डिंग बात की थी, 23 मार्च 1931 को इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यहाँ पे सुखदेव भी लिखा ऑप्शन में, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। अगर भगत सिंह के बारे में बात करें तो इनकी 23 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई थी, 23 ईयर्स, इनकी एज ही पूछते रहते हैं बार बार, याद रखना। और ये पैदा कब हुए थे, ये हुए थे 1907 के अंदर पैदा हुए थे। 1907 के अंदर क्या हुआ था बताना जरा, ऐसे ही बता दो यार, रफ सा आइडिया बता दो। 1907 के अंदर, चलो ये बता दो, आईएनसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका हेड कौन था, ठीक है, 1907। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइम है ये 1907, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है ये, अगर आपको याद कर पा रहे हो तो, है ना, क्योंकि जस्ट आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होकर हटा था, तो काफी ये न्यूज में रहता है, मतलब ये हवा में रहता है। एनीवेज चलो, ये होगी भगत सिंह के बारे में। क्या कहते हैं, हाँ, जेपी सॉन्डर्स को मारा था, जेपी सॉन्डर्स को मारा था बिकॉज वही क्या कहते हैं जो इनके गुरु थे उनकी छाती पे लाठी चार्ज हुआ था, अल्टीमेटली उनकी छाती पे चोट लग गई थी, एंड देयरफॉर उनकी डेथ हो गई थी, देयरफॉर उनका बदला लेने के लिए ये गए थे। यहाँ पे एक और नाम है बड़ा मेंशन किया हुआ है, मंगल पांडे के बारे में, ठीक है, विपिन चंद्र पाल वगैरह के बारे में कल थोड़ी सी बात कर ली थी। मंगल पांडे के बारे में जान लेते हैं। 34th कौन सी आपकी बंगाल इन्फेंट्री बटालियन, सॉरी बंगाल क्या बोलते हैं, बंगाल क्या बोलते हैं, नेटिव, है ना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना, क्या यार तो नाम भी याद नहीं कभी। एनीवेज नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके ये क्या कहते हैं आपके में ये शामिल थे, और ये बंगाल के इलाके में आपको देखने को मिलती है। इन्होंने क्या करा था, रिवोल्ट वगैरह करा था, ठीक है, बिकॉज वहां पर बुलेट्स वगैरह का कोई इशू था, वो आपको पता है, अच्छे से याद होगा। 8 अप्रैल को इनको दी गई थी फांसी, किस कौन से सन में, 1857 के अंदर इनको फांसी दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर दी गई थी, बैरकपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी तो आई थिंक कर लो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो यार गदर पार्टी, वैसे तो देखो दो नाम इनसे एसोसिएट होते हैं, एक तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है आपको, है ना, दूसरा ऑप्शन एक और है लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। अगर ये कभी कभार, वैसे तो डायरेक्ट मतलब सीधी भाषा में बताया जाए तो गदर पार्टी लाला हरदयाल ने फॉर्म नहीं करी थी, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, ये जो नाम जो इसका राइट ऑप्शन है वो नहीं दिया होता, ठीक है, तो लाला हरदयाल आप टिक कर देना, लाला हरदयाल, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के लिए कम कर देता हूँ, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लाला हरदयाल, ओके, लाला हरदयाल के बारे में आपको बताया। कोमागाटा मारू इंसिडेंट याद रख लेना, ठीक है, गदर पार्टी से एसोसिएशन रखता है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है, ये भी देख लेना जरा, ठीक है। ओके, कौन आ गया तिरात को, एनीवेज चलो, कोमागाटा मारू इंसिडेंट देख लेना आप, ठीक है। देन आपका सोहाना इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेम, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, भगत सिंह के बारे में हम लोग पहली बात कर चुके हैं, ज्यादा कोई याद रखने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज आजाद हिंद फौज फाउंडेड। देखो आजाद हिंद फौज के बारे में समझ लेते हैं, इसका आंसर तो आपको पता ही है ना, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर जापान कुछ डालते तो थोड़ा सा मजा आता, पर एनीवेज आजाद हिंद फौज के बारे में अगर हम बात करें तो कौन है यार, पता नहीं, चलो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है। ओके, वेयर वाज आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज कहां पर हुई थी, देखो ये हुई थी आपकी सिंगापुर में। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। अमेज़न वाले कभी कभी डिलीवरी इस टाइम पर भी कर देते हैं, कमाल हो गया, चलो कोई नहीं। ओके, वेयर वाज आजाद हिंद फौज फाउंडेड, ठीक है। आजाद हिंद फौज वाज फाउंडेड ऑन, क्या कहते हैं अपना, हाँ, सिंगापुर में फॉर्म हुई थी आजाद हिंद फौज। एंड अगर हम बात करें क्या था इसका, हाँ, रास बिहारी बोस ने ये बेसिकली फॉर्म करी थी जापान के अंदर रहकर, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसकी जो पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया, किसको, दैट इज सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर एक हॉल था, मुझे भी वैसा नाम याद नहीं आ रहा, स्किप हो गया, अभी दिमाग में था, मैं स्किप हो गया। एक हॉल था यहाँ पे, सी से नाम स्टार्ट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, सिंगापुर के अंदर एक हॉल था, वो वहां पर हॉल के अंदर ये क्या करते हैं, इसकी एक पर फॉर्मल सी मीटिंग की जाती है। किस डेट को थी, दैट इज 21st of October 1943, ये आपकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है। इसके बाद क्या कहते हैं आपका, यहाँ पर दो नारे दिए गए थे, एक था दिल्ली चलो और दूसरा क्या था आपका, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपको याद होगा, ठीक है। ब्रिटेन, थाईलैंड, इटली सब बकवास है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का फाउंडर कौन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेम। और क्या कहते हैं आपके, ये कब फॉर्म हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी फरवरी 4 फरवरी 4 फरवरी आपकी फॉर्म हुई थी, और ये थी डेट इसकी 1916 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। पंडित मदन मालवीय ने एक और की थी क्या कहते हैं, अखिल भारतीय
हिंदू सभा, ये भी क्या थी, इन्होंने फॉर्म करी थी, ये भी इसके फाउंडर थे, ठीक है। अच्छा 4 फरवरी को ये होता है, 2 फरवरी को क्या होता है, 2 फरवरी, 2 फरवरी को क्या होता है बताना जरा, 2 फरवरी को क्या होता है, 2 फरवरी को क्या होता है, एनीवेज फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ याद आ रहा है, इन्वायरमेंट कुछ याद आ रहा है, बताओ फिर से, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये थे 1946 9 दिसंबर, है ना, सही है ना, हाँ 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उस टाइम पर इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद क्या थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दैट, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेम, ठीक है। बाकी आपको बताया फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ था उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच वाज क्या कहते हैं आपका रिलीज्ड इन दी क्या कहते हैं आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो कौन थे, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बीच में हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हो जाता है। करीबन 11 सिटिंग्स हुई थी इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। इसके अलावा क्या रह गया अपना, हाँ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके 2 मेजर इसको पार्ट्स में ब्रेक किया गया था। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज, एक तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किस तरह से करना है, उसके हेड जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक और पार्ट बनाया गया था जिसके अंदर लॉ मेकिंग थी, लेजिस्लेशन के बारे में बात की गई थी। उसके जो हेड थे उनका नाम क्या था, जीवी मवलंकर वाज द हेड, ठीक है। गणेश नाम था गणेश, बी से मुझे याद नहीं आ रहा, जीवी मवलंकर वाज द हेड ऑफ इट। और ये वही इंसान है जिनको क्या था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही इज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द ईयर ऑफ, बताओ यार फटाफट से बताओ यार, है ना। महात्मा गांधी फर्स्ट अरेस्ट किस साल में हुए थे, सत्याग्रह किस साल में, मतलब पहला सत्याग्रह जो उन्होंने किया था उस टाइम पर किस टाइम अरेस्ट हुए थे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको। चलो चैट में बता दूंगा आपको कि इसका आंसर सही है कि गलत है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यंस के बाद मगध के ऊपर किसने रूल किया, बहुत ही बढ़िया, देखो कितना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। मगध के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, देखो मैं सारी स्टार्टिंग से नहीं बता रहा बिकॉज ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। मेन इनके जो रूलर है वो कौन रह गए आपके, अशोका, ठीक है। मेन रूलर, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मेन जो इनके रूलर है वो क्या रह गए आपके, अशोका के बारे में अगर बात करें, इनका जो कार्यकाल था 268 बीसी से लेकर इनका चला 232 बीसी के आसपास इनका क्या चला, कार्यकाल चला। इन्होंने क्या कहते हैं, इनके 2 एडिक्ट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक तो है आपका ना मस्की एडिक्ट, एक का आपका नाम है मस्की एडिक्ट, और एक है आपका 13th पिलर इंस्क्रिप्शन। मस्की एडिक्ट के अंदर इन्होंने अपना रियल नाम मेंशन किया है, जिसके अंदर बोला है, मतलब जो अशोका इज द रियल नेम वो यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर एक बार नीचे मेंशन भी किया था देव नाम तियदसी, ये हर जगह इनका नाम होता था बाकी सब एडिक्ट्स के अंदर। 13th पिलर जो था इसके अंदर, 13th पिलर जो इंस्क्रिप्शन था इसके अंदर आपका मेंशन किया है हॉरर्स ऑफ कलिंगा वॉर जो हुआ था, है ना, कलिंगा की जो लड़ाई थी, उसके यहाँ पर हॉरर्स के बारे में बताया, कितने यहाँ पर लोग मैंने मार दिए, उसके बारे में मेंशन किया है। कब हुआ था, 2016 बीसी के अंदर, 2016 बीसी के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्या अशोका वगैरह के बारे में को लगता नहीं ज्यादा और कुछ है इंपॉर्टेंट। हाँ यार उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह कराई थी, बट उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बाद में आ जाएगा तो हम देख लेंगे। इनके चलो बता देता हूँ आपको, है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने कराई थी। इनका जो यंगेस्ट जो इनका भाई था उसका नाम था तिस्सा, इसको इन्होंने क्या बनाया, गुरु की तरह यहाँ पर बिठाया, और क्या कहते हैं आपकी पाटलिपुत्रा के अंदर इसकी कराई थी। और यहाँ पर अभिधम पट्टिका करके जो उसकी बुक थी वो यहाँ पर आपकी लिखी गई। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक है सुत्त पट्टिका, एक है विनय पट्टिका और एक है अभिधम पट्टिका। 3 बुक्स ही हैं मेजर जो आपकी बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और काल अशोक है, उसका कंफ्यूज मत कर देना, काल अशोक ने सेकंड कॉन्फ्रेंस कराई थी, ये जो है आपकी ये सेकंड काउंसिल कराई, इन्होंने कराई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने कराई थी अशोका ने। खैर ये तो हम लोग अशोका के रिगार्डिंग बात करने लगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शुंगा डायनेस्टी। शुंगा बोलो, बात एक ही है। शुंगा डायनेस्टी के अंदर अगर आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपके 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक इनका क्या रहेगा, राज रहेगा। 73 एक मिनट 185 बीसी से लेकर, हाँ ठीक है ना, बीसी से लेकर 73 बीसी तक इनका राज चलेगा। इसके अंदर आपको 3 मेजर लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इनका नाम है पशुमित्र शुंगा, जिन्होंने बेसिकली क्या था इसकी शुंगा डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। इसके अलावा आप क्या थे, देवभूति वाज द लास्ट वन। देवभूति वाज नॉट द लास्ट वन, देवभूति वाज देयर एंड देयर वाज अग्निमित्रा वाज द लास्ट वन, ठीक है। 3 इनके इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के बाद कौन सी आती है, शुंगा डायनेस्टी के बाद आपकी आती है कन्वा डायनेस्टी आती है। कन्वा डायनेस्टी में आपको देखने मिलेंगे वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। कन्वा डायनेस्टी के बाद कौन सी आती है, ये आती है आपकी सतवाहनास डायनेस्टी आपकी आती है, और ये आपकी आंध्र वगैरह से आपके निकल कर आई थी, और यहाँ पर आपको सिमुका करके लीडर देखने को मिलते हैं। दैट इज आई थिंक गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अच्छा
अच्छा नंद डायनेस्टी इससे पहले थी, भाई भैया नंद डायनेस्टी इससे पहले थी, नंद डायनेस्टी इससे पहले थी, और वहां पे आपको छोड़ो ज़रा कहानी हो जाएगी। ओके देखो महापद्मानंद करके, एनीवेज चलो गुड, गो बैक टू वेदास, दिस इज गिवन बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कल भी किसी ने कमेंट पे मेंशन कर दिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, पर उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, गो बैक टू वेदास, एक ही जनाब ने लिखा था, आई थिंक जनाबी थे वो, मोहतरमा तो नहीं थी, तो उन्होंने मेंशन भी किया था। जब हम बात करते किसके रिगार्डिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट दयानंद सरस्वती के रिगार्डिंग, हमने एक क्वेश्चन था वहां पर हम लोग बात करते दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपके क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक सेकेंड, या डीएवी पब्लिक स्कूल जो होते हैं उनके नाम पर रखे गए हैं, साथ साथ में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चलो गौरक्षक समिति जो थी इन्होंने बनाई गई थी, ठीक है, घर वापसी मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा किस मूवमेंट से रिलेशन ये रखते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आप समझ गए होंगे ना, आप चैट में मेंशन कर दो, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने किया था सत्यशोधक समाज की रिगार्डिंग बात की थी, ट्रुथ सीकर है ना, हर जात पात उच्च नीच धर्मभेद हर एक किसी भी चीज में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बात की थी। स्वामी विवेकानंद ने लॉन्च किया था रामकृष्ण मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो एक मठ में है, उस मठ का नाम क्या है यार, वो मठ कहां पर आता है ये बता दो मुझे, है ना, मठ कौन सा रिलेशन रखता है ये वाला, ठीक है। और ये किसके, ये इन्होंने अपने गुरु जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके बिहाफ पे इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो देख लेना यार, है ना। ओके दयानंद सरस्वती पता नहीं मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, चलो ओके आप लोग मेंशन कर देना, मैं देखूंगा। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, देखो मैंने आपको बताया था इंडियन सिविल सर्विसेज किसके टाइम पर स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1856 के अंदर क्या हुआ था, ये एक मैक्युलर कमेटी बनाई गई थी, 1857 कर लो, है ना, 1857 के अंदर मैक्युलर कमेटी बनाई गई थी, जो कि जिसको ये चेक करना था कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर 1858 के अंदर या इसके बाद आपके इंडियन सिविल सर्विसेज वाज एस्टैब्लिश फॉर इंडियन पीपल को उसमें काउंट करने लगे, ठीक है। कौन है इनके, सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। सरोजिनी नायडू के बारे में कल बात कर चुके थे, लाल पतराई के बारे में बात कर चुके हैं। सीआर दास जो है ये आपके स्वराजिस्ट थे, और स्वराजिस्ट पार्टी जो थी बनाई गई थी वो उसके बाद भी। स्वराजिस्ट पार्टी का कब गठन हुआ था, ये हुआ था बाद में, किसके बाद में, आपका 1922 जब आपका चौरासी इंसिडेंट हो चुका था, पहला जो आपका खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में लॉन्च हुआ था, ये हो गया था बेकार, ये खत्म हो चुका था। उसके बाद बोला गया था कि अब क्या करें, तो यहाँ पर दो तरह से थॉट निकल कर आए थे, एक बनी थी आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए बना था, जहां पर आपके चंद्रशेखर आजाद वगैरह पिक्चर में आगे, थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट वाली सोचने के साथ, और कुछ लोग आगे जो हम लोग वो क्या लेते थे कि हम लोग क्या करेंगे, सरकार से जुड़ के काम करेंगे, यहाँ पर नेहरू जी और यहाँ पर ये सीआर दास वगैरह इसके पार्ट में हो गए, ठीक है। बाद में एचआरए को खत्म करके एचएसआरए बना दिया गया, बिकॉज क्या वो थी एक अगेन कॉन्स्पिरेसी का काकोरी के केस कुछ हो गया था, फिर बाद में आपको पता है इसके बारे में, चलो ज्यादा दिमाग नहीं करेंगे खराब। और नेम ऑफ ये तो सेम कल वाला क्वेश्चन आ गया, मूलाशंकर, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय, ये भी आपको मैंने बता दिया अभी, लॉर्ड कैनिंग वाज द राइट ऑप्शन, अभी बताया था मैंने आपको इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा यार देखो ये बार बार ना क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉर्ड मैक्यूले के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड विलियम पेंटेक के बारे में, इनके बारे में पढ़ के चला जाना यार, है ना, पढ़ के चला जाना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड शेल्मसफोर्ड हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। कुछ है इंपॉर्टेंट ना, वेल्सली हो गया, सब्सिडियरी अलायंस, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, कभी कभार मैच ऑफ द फॉलोइंग में या किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, प्लीज देख के जाना यार, है ना। मुस्लिम लीग वाज एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, ये मुस्लिम लीग देखो, मुस्लिम लीग जो सेटअप हुई थी वो किसने की थी, शौकत अली वगैरह आपको पिक्चर में देखने को मिल जाएंगे। ये जब फॉर्म हुई थी 1906 के अंदर आपकी फॉर्म हुई थी, तभी ये बोला गया था कि हमको क्या चाहिए, एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट मिलना चाहिए। बाद में अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि अभी हमारा कॉमन जो एम है, मतलब कॉमन जो एम है कि ब्रिटिशर से छुटकारा मिले, ठीक है, उसके लिए काम करते हैं, बट अल्टीमेटली इनका लार्जर एम यही था कि हमको एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एट इज बर्थ इटसेल्फ ये इसका आंसर हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट वगैरह की बात ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। ओके चलो देन आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, लाहौर सेशन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ 1940 के अंदर क्या हुआ था, लाहौर सेशन के अंदर क्या हुआ था, जिन्ना ने क्या कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ओह वाओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो देखो इसका क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ज्यादा आसान है, पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर आए कौन, पोर्तुगीज, कब आए 1940, सो क्या था आपका, अरे यार 1948 बोल रहा हूँ, एक मिनट, अरे रे 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 अरे वास्को डी गामा, रुक जा एक मिनट, दिमाग में भी आ नहीं रहा, स्किप सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट आएगा अभी दिमाग में आ जाएगा। कलिकट, कप्पर, केरला, चलो मेरे को भी याद डेट याद आ रही, थोड़ा स्किप सा हो गया मेरे दिमाग से ना, ओ याद आ गया, ओके 1498, अब ठीक है वो थोड़ा स्किप सा हो गया था थोड़ा सा, है ना। 1498 के अंदर वास्को डी गामा आते हैं, सबसे पहले पोर्तुगीज कहां पर आते हैं, कलिकट जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं, कलिकट, कप्पड़, केरला,
कप्पड़ केरला के अंदर ये आते हैं। यहाँ पर कौन थे? जमोरिन वाज द किंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जमोरिन वाज द किंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसके बाद आके आप परमिशन वगैरह लेते हैं, सेक्रेटरी वगैरह सेटअप करते हैं, सब कुछ काम चलता है। पोर्तुगीज हमको क्या क्या मिलता है? पोर्तुगीज, चलिए आप मुझे बताओ, पोर्तुगीज हम लोग क्या 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 लेकर आए थे साथ साथ में, ठीक है, क्या क्या लेकर आए थे, और ये लेकर क्या जाते थे? ब्लैक पेपर मेजरली लेके जाते थे। बाद में आपको बहुत सारा कुछ यहाँ से हमको उनसे मिला भी। फॉर एग्जाम्पल चलो बता देता हूँ, रेड चिली, रेड चिली हमको हमारे देश में नहीं पाई जाती थी, हम लोग वहां से पोर्तुगीज से लेकर आए। पोटैटो, टमाटो, ये सब के सब वहां की देन है, ठीक है। इवन कैश्यूज, कैश्यूज ये भी वहां की देन है। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर पोर्तुगीज में आपको दो मेजर लीडर देखने को मिलते हैं। एक का नाम आता है फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, सबसे पहले आए थे फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, ठीक है। इन्होंने क्या करी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करी थी कि भैया सी पे स्ट्रांग हो जाओ, लैंड को मारो गोली, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा है? उनका नाम था अल्फोंसो दी अल्बुकरेक, अल्फोंसो दी अल्बुकरेक। इसके बाद आते हैं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई देखो बहुत हो गया, नवाब और बीजापुर को हरा के इन्होंने क्या कर दी? ये इन्होंने अल्टीमेटली जगह हासिल कर ली, है ना। बोला कि बहुत देर से हम लोग ट्रैवल कर मतलब ट्रेड वेड कर रहे हैं, अब आ गया टाइम, हमने हक जमाना है अपना। उसके बाद कौन से आए आपके? उसके बाद आपके आते डच। 1602 के अंदर आपका देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सेटअप करी, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डच वगैरह के बारे में छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कह लो कि अपने ब्रिटिशर्स बेसिकली आए, है ना। अपने नहीं, मतलब अपने नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। 1599 के अंदर एक इंसान को भेजते हैं, वहां पे जाके देखता है कि यार बहुत ट्रेड पर सकता है, वापिस आता है। 1600 के अंदर चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ होती है वो यहाँ पर चार्टर लिस्ट कर देती है कि भैया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप बोले तो ये आपका क्या है? आपका अफ्रीका है, इसके पार यहाँ पर इसके साइड में, आप इसके साइड में जाकर कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, ये बोला, ठीक है। अल्टीमेटली वो आगे फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी आपकी सूरत के अंदर, फिर आपकी मसूरीपट्टनम के अंदर, फिर गोलकोंडा, फिर आगे बहुत सारे आपकी सेटअप करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपके फ्रेंच आए। जब फ्रेंच आए तो क्या होगी? इन दोनों के बीच में क्या होगी? ब्रिटिशर्स को मैं एंग्लो बोल देता हूँ, ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच यहाँ पर लाइब्रेरी होगी। अल्टीमेटली क्या होगा? 17 आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी क्या कहते हैं आपके फ्रेंच को यहाँ पर मार के भगाया 1757 के अंदर, 1757 के अंदर। किस बैटल के अंदर? किस बैटल के अंदर हुई थी भैया? बताओ फटाफट से। 1757 के अंदर जो बैटल हुई थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश। तो फ्रेंच खत्म यहाँ पर बैटल ऑफ वेंडी वॉश के बाद। उसके बाद इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? डच के जो थे ये थी बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा के बाद इनको भी सफाया कर दिया ये 1859 के अंदर। और ये जो थी ये हुए थे आपके बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली में काफी हद तक हार चुके थे, लेकिन बाद में इनको शादी वादी करानी पड़ी और काम खराब हो गया, ठीक है। चलो जो भी आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट अभी बताया था मैं आपको। वर्निकुलर प्रेस एक्ट जब आया तब देखा कि यार हम तो हिंदी में या फिर किसी और भाषा में न्यूज़पेपर छाप नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में न्यूज़पेपर छापना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश के न्यूज़पेपर को चेक नहीं किया जाता था कि इसमें क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर निकल कर आते हैं कौन से? दैट इज हिकीज बंगाल गैजेट। यहाँ पर लिखा नहीं इसका नाम, उसका नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट करके पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, बंगाल गैजेट। यार कुछ हो गया ना, आई थिंक जी आएगा यहाँ पर, है ना। बंगाल गैजेट यहाँ पर आता है। इसके अलावा वर्निकुलर प्रेस एक्ट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और नाम आता है, इसका नाम है अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका ये हिंदी लैंग्वेज में आपकी प्रिंट की जाती थी, लेकिन जब पता लगा कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर आ रहा है तो रातों रात इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई, है ना। हिंदी से चेंज करके इसकी लैंग्वेज इंग्लिश कर दी गई। तो अमृता बाजार पत्रिका ये भी कभी भी पूछते जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राजाराम मोहन राय को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस को बोलते हैं, ठीक है। इन्हें ये काफी नॉलेजेबल इंसान थे, ठीक है। ये ही वाज क्या कहते हैं आपके एथीस्ट इंसान थे, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म इनकी बुक का नाम है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म इनकी बुक का नाम है, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा के रिगार्डिंग काफी सारा काम किया 1828 के अंदर। 1829 के अंदर अल्टीमेटली सती प्रथा को अबॉलिश भी करा दिया गया था इनकी बदौलत, ठीक है। फिर से देखो तीसरी बार नाम याद आ रहा है, नाम आ रहा है यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो दो कॉइन थे, एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल, ठीक है। जीतल वाज अ कॉपर कॉइन, सॉरी सिल्वर कॉइन का नाम था टंका और जीतल वाज अ कॉपर कॉइन। किसने लॉन्च किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले आते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। ओहो एक सेकंड यार, एक सेकंड, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसे बोलते हैं मुमलुक डायनेस्टी। उसके बाद आपके इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद आपकी आई रजिया सुल्तान। शी वाज द वेरी फर्स्ट फीमेल लीडर इन द एंटायर हिस्ट्री। उसके बाद आपके बीच में क्या कहते हैं आपके रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह भी आए थे, आपको पता है ना, रुकनुद्दीन फिरोज आए, फिर आपका बहुत सारी कहानी चलती रही। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह अल्टीमेटली आते हैं मेन वाले। उसके बाद आपके आते हैं बलबन। तो बलबन वाज द लास्ट, आई वुड से मेजर वन। लास्ट ये नहीं थे, इनके पुत्र थे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं मेजर वन यही थे, ठीक है। ऑलराइट, कुतुबुद्दीन ऐबक ओके हो गया। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक ओके, हाँ। देन आपके इल्तुतमिश से बहुत सारे काम किए। इन्होंने चालीसा बनाया, इन्होंने चालीसा ग्रुप बनाया, ठीक है। ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है। इन्होंने इक्ता सिस्टम बनाया, इक्ता सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, सैलरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? चालीसा वाज अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने क्या बनवाई? आपकी कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार का काम इन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। इसके बाद इसकी जो रख रखाव था वो कब किया गया, वो क्या कहते हैं आपका, एक मिनट, इल्तुतमिश के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको रेनोवेट भी करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको रेनोवेट कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। देन बलबन ने स्टार्ट किया आपका नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल ने स्टार्ट किया, इसे बोलते हैं अपना क्या कहते हैं, पर्शियन न्यू ईयर, है ना। नवरोज मतलब पर्शियन न्यू ईयर, तो पर्शियन न्यू ईयर उन्होंने स्टार्ट किया, पर्शियन न्यू ईयर ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क मतलब पैर चूमने पड़ेंगे अगर वहां पे जाओगे ना, मतलब उनके सामने जाओगे तो उनके पैर चूमने पड़ेगा उनको आदर देने के लिए, ऐसा करके उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और थोड़े से कट्टर थे यार, है ना। और क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या था, आई थिंक काफी चीजें और भी करती है, मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। जिले इलाही का टाइटल इन्होंने अज्यूम कर लिया, जिल इलाही का इन्होंने टाइटल अज्यूम कर लिया, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Who was regarded as second Alexander? Second Alexander किसको बोलते हैं, देखो ये बहुत मेहनत करी थी इन्होंने इसके लिए, ठीक है। मतलब मेहनत से सब क्या ही बताऊंगा आपको, तो चलो ठीक है, आप जानते हो, इन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी वाज रिस्पांसिबल फॉर द सेम, इन्होंने काफी सारे टैक्स वगैरह लगाए, इन्होंने एक टाउन बनाया था, उसका नाम था सीरी, जहां पर इनकी आर्मी वगैरह यहाँ पर रहती थी। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने शहनार मंडी बनाया था, शहनार मंडी इन्होंने क्या कहा था आपका, लॉन्च किया था। वहां पर जो उसके मतलब मंडी यानी कि जहां पर आपकी मतलब जो बेसिकली मंडी होती है उसके अंदर रिफॉर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ये क्या कहते हैं आपके एक सेकंड एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, अल्तुनिया नहीं है, चलो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इतना काफी इतना याद रख लो, ठीक है। और क्या, हाँ ठीक है, बस इतना काफी है। और क्या, जलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट रिस्पांसिबल, जलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करी थी, खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी थी, उस पर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, फिर आपके आते हैं मुबारक खिलजी या फिर मुबारक शाह, अल्टीमेटली खुसरव शाह, और फिर गेम खत्म हो जाता है, फिर आपकी शुरू हो जाती है दूसरी डायनेस्टी आगे, ठीक है। गाजी मलिक और घियासुद्दीन तुगलक वगैरह आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिस, देखो अभी आपको बताया तुगलक के बारे में, तो घियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आपके आते हैं कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको बोलते थे जूना खान, या फिर इनको बोलते थे एक मिनट, ओल्गा खान वाज द नेम ऑफ हिम, ठीक है। इनको बोलते हैं वाइज एंड फूल, बड़ा फूल सा किंग था, बिकॉज इनके डिसीजन तो थे बट इंटरेस्टिंग से थे, लेकिन सबके सब फेलियर, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, कहां पर, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, दिल्ली को उठा के शिफ्ट कर दिया देवगिरी को बाद में इसका नाम दौलताबाद भी रख दिया गया, या फिर इसको देवगिर बोलते हैं। पहले शिफ्ट कर दिया, फिर बाद में बोला कि ये मजा नहीं आ रहा, वापस आ जाओ, है ना, समझ रहे हो। एक टाइम पर, उस टाइम पर वापस आना कितना मुश्किल वाली काम होगी। इन्होंने बहुत पंगे लिए, इन्होंने सेंट्रल एशिया में पंगे लिए, सेंट्रल एशिया में जाकर इन्होंने पंगे लिए, खुरासान एक्सपेंडिचर किया, ये किया, सबके सब फेल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला क्या, हम लोग क्या करेंगे, टैक्स वैक्स लगाएंगे, इन्होंने टैक्स लगाया, बहुत हैवी टैक्स लगा दिए, लेकिन बाद में जब देखा कि हालत खराब हो रही है तो फिर लोन देना शुरू कर दिया। टैक्स भी लगा रहे हो, लोन भी दे रहे हो, क्या मतलब है, सोनधर करके इन्होंने लोन दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। देन बहुत सारे उन्होंने काम किए, पेपर करेंसी लॉन्च की, वो भी फेल, सब कुछ फेल, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इंटरेस्टिंग। इसके बाद इनके बाद कौन से आते हैं, इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक आते हैं। इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं। जजिया टैक्स इन्होंने लगाया था, जकत, ठीक है, जकत लगाया था, खरज इन्होंने टैक्स लगाया था, देन आपका खाम सेस लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट से टैक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना यार, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। खरज काम, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद इन्होंने क्या था अपना, बहुत सारे इन्होंने और भी रिफॉर्म्स करे, है ना, दरुल शिफा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन्होंने दो चीजें, एक तो फिरोजाबाद इनके टाइम पर, और एक साथ में आपका चूना, चला गया, अरे यार, इन्होंने क्या करता है, इनको जौनपुर और फिरोजाबाद इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। और जो घियासुद्दीन तुगलक था, उनके टाइम पर उनके नाम पर तुगलकाबाद एस्टैब्लिश किया गया था। फेमस रॉक का टेंपल ऑफ कैलाश, तो ये जो आपका कैलाश जो है वो आपका शिव टेंपल है। शिव टेंपल आपको कहां देखने को मिलेगा, देखो आपको अजंता केव्स जो है ना, अजंता केव्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अजंता केव्स जो है ये आपके बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म से रिलेशन रखती हैं, और जो एलोरा केव्स है ये आपकी बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म सबके रिगार्डिंग बात करती है। एलोरा केव्स के अंदर किसने मतलब किसके टाइम पर बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर, यहाँ पर बनाई गई थी। ओ क्या हो जा रहा है यार इसके अंदर, चलो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर बनाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा था आपको, हाँ कैलाश, ये आपको यहाँ पर आपको बहुत सारी केव्स देखने को मिलती हैं, करीबन 32-33 के आसपास केव्स हैं। कहां पर, एलोरा की बात कर रहा हूं मैं, और एलोरा में केव नंबर 11 के अंदर आपको देखने को मिलता है ये कैलाश का आपका टेंपल, ठीक है। इसके अलावा क्या था आपका, हाँ, और ये कौन थे, कृष्णराज वन ने बनवाया था टेंपल, ठीक है। ये राष्ट्रकूट किंग थे, नहीं कृष्णराज वन, ठीक है। आगे कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर आई थी, मैंने आपको बताया था अभी, पाटलिपुत्र के अंदर आपकी, एक सेकंड ना, हाँ पाटलिपुत्र के अंदर आपकी आई थी, एक मिनट, हाँ पाटलिपुत्र के अंदर आपकी, बिल्कुल ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी। तिस्सा वाज द हेड ऑफ इट, और ये 250 बीसी के अंदर आपकी ये कॉल की गई थी, 251 बीसी में आपकी शायद कॉल की गई थी, जितना मैं याद कर रहा हूँ, 251 के अंदर आपकी कॉल की गई थी। इसके अलावा आपका है क्या, 250 बीसी है, ठीक है, 250 बीसी है, और यहाँ पर आपकी अभिधम पट्टिका यहाँ पर आपकी लिखी गई थी, ठीक है। देन आपकी मगध, कलिंगा, सारनाथ वाज द फर्स्ट सरमन, जहां पर फर्स्ट सरमन
फर्स्ट सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर वो ज्ञान जब उनको हासिल हो गया था तो पहला सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ यूपी के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ही आपको अशोक पिलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे याद आ गया है ना, अशोक पिलर के ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो था, ये जो था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर ये जो नारा था वो किसने दिया था? वो दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। मैं आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। ओके देन आपका सत्यमेव जयते वैसे कहां पर आता है? ये आपका आता है क्या कहते हैं, ये आपका ऋग्वेदा के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर बृहद अरियंका का पार्ट है। इसी के अंदर आपके उपनिषद वगैरह भी आते हैं, 108 उपनिषद लिखे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स? ओके यार ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं आंसर इसका, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हम लोग आधे क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 20-21 क्वेश्चन हो गए, अब तो उड़ा देंगे फटाफट से, ठीक है। आगे इसी क्वेश्चन है, ये तो बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ट्रिक जो आपको मैंने बताई थी उसका आंसर वो मेंशन नहीं करनी, ठीक है। बड़ा मजा आएगा। इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है ये, ठीक है। मूड बन गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे लो यार, अरे बुरा मान लेते हैं लोग बाग। चलो याद आ रहा कुछ बताया था मैंने आपको बड़े ही अच्छी तरह से आपको याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा छोड़ो यार, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, आप देख लेना, ठीक है। खुद ही गॉडविन ऑस्टिन को बोलते हैं K2 बोलते हैं, या फिर इसको कागिर भी इसका नाम होता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। माउंट K2 इसको बोलते हैं, माउंट K2। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक आउट देयर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे, चलो आपको मैं पूछता हूं, हमारे इंडिया के अंदर, प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर सबसे जो आपकी बड़ी माउंटेन है वो कौन सी है, ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप पीओके वाला जो एरिया है, वो अपना एरिया ना यार, अपना एरिया है, पीओके और अक्साई चेन अपना एरिया है, तो उसको कंसीडर करके आप उसका आंसर करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पेपर में उस एरिया के अंदर जो माउंटेन जो आती हैं उसको पार्ट इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप समझना, आपका इंडिया, अपना हमारा पूरा भारत मतलब वो एकदम क्राउन जो है ना अपना, वो पूरा का पूरा अपना इंटैक्ट है। तो उसके करके आंसर करना, ये मत बोलना कि पीओके तो हमारे इस टाइम पर भी हमारे पास में नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पर आती नहीं है, ब्ला ब्ला करके दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सीरियसली काम करो। उसके अलावा क्या है आपका, चल छोड़ो यार, सब कुछ पढ़ लोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं कर रहा। गॉडविन ऑस्टिन है क्या? ठीक है यार, है ना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following river originates out of India? क्या बाहर कौन सी रिवर ऑरिजिनेट करती है? उसका आंसर क्या है? देखो बताओ, देखो यार, देखो ये अपना कुछ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, बुरा मत मान लेना यार, ठीक है। मैं आपका कई बार गलत भी बन जाता है। तो ये अपना इंडिया, ठीक है, ये अपना इंडिया, ये अपना इधर से नेपाल का पुल आ गया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये अपना यहाँ पर माउंट कैलाश के पास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप माउंट कैलाश, अगर मान लो ये माउंट कैलाश है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चेमयोंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, जो कि आपको तिब्बत पार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ से ये नेपाल इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी होगी रिवर स्टार्ट होगी, यहाँ इसे बोलते हैं कौन सी? इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो रिवर बोलते हैं तिब्बत के अंदर, ठीक है। इसके बाद यारलुंग सांगपो, ठीक है, यारलुंग सांगपो इसको रिवर बोलते हैं तिब्बत के अंदर। फिर यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर आपकी आती है माउंटेन जिसका नाम है नमचा बरुआ माउंटेन से टकरा करके आती है, इंडिया के अंदर आती है, ठीक है, इंडिया के अंदर आके जब हमारे आएगी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जब आप आएगी, तो इसका नाम यहाँ पर क्या होता है? इसका नाम होता है आपका दिहांग रिवर, इसका नाम होता है, ठीक है, दिहांग रिवर इसका नाम होता है। इसके बाद क्या होती है? ये आपकी एंटर करती है असम के अंदर। जब असम के अंदर एंटर करेगी, अभी भी मैं देख कर रहा, मुझे भूल गया यार, मैं भी थोड़े दिन पहले वहीं पर गया था, ब्रह्मपुत्र। एनीवेज चलो, जब ये असम के अंदर आती है तो असम के अंदर इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। असम के अंदर इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। उसके बाद ये फ्लो करती रहेगी, असम से फ्लो करती है, मेघालय से फ्लो करती है, अल्टीमेटली आपकी कहां पर जाके फॉल करेगी? ये आपकी क्या कहते हैं, फिर हल्का सा बिल्कुल टच पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के बिल्कुल पास से होकर नीचे की हो जाती है, इन बांग्लादेश के अंदर जाती है। बांग्लादेश के अंदर जब जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ब्यास, रावी, झेलम वगैरह सब खराब है, सबको पता ही है, ओके। चलो देन, अच्छा यार एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, कहां गया? ओके, रावी, ब्यास और झेलम, इन तीनों के फटाफट से वैदिक नेम मेंशन कर दो। इसका वेदों के अंदर नाम क्या है? बाय द वे, ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र इज अ एंटीसीडेंट रिवर। मतलब क्या है? ये ग्लेशियर में, ये अपने जो हिमालयन ग्लेशियर है उसके बनने से पहले भी ये इसमें पानी यहाँ पर रहा करता था। इससे पहले अगर बताएं, ब्रह्मपुत्र के साथ साथ यहाँ पर सतलुज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड आपकी जो सिंध नदी है, इंडस, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, इंडस रिवर, सतलुज एंड आपकी ब्रह्मपुत्र, तीन आर द ओनली इंसिडेंट रिवर, ठीक है। ऑलराइट, ड्यूरिंग द साइड में रखता है यार, ये चला गया, ओके।
ड्यू साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर तमिलनाडु के अंदर बारिश क्यों नहीं होती? बिकॉज आपको पता है यहाँ पर क्या होता है आपका ये ओके इट इज ये आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रेन शेडो एरिया। आपको पता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जैसे विद इंक्रीज इन हाइट क्या हो जाएगी, सैचुरेशन लिमिट अचीव हो जाएगी, यहाँ पर क्लाउड्स क्या होंगे, यहाँ पर क्लाउड्स यहाँ पर बनेंगे और यहीं पर सारी बारिश कर देंगे, यहीं पर सारी बारिश कर देंगे और इधर क्या होगा बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा। तो अगर हम इंडिया का मैप देखें, मैंने पिछले इंडिया मैप ऊपर वाला बनाया था, नीचे वाला बनाता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ऐसा करके इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इसी प्रकार की माउंटेन्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इसी प्रकार की माउंटेन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे करके माउंटेन्स है, ठीक है। यही भी आपका क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, तो ये इस साइड पर क्या कर देगा, बारिश कर देगा, वेस्टर्न घाट में बारिश कर देगा, ये सारा एरिया के अंदर क्या होगी, बारिश नहीं होगी, ठीक है। इसलिए डेक्कन प्लेटू भी सूखा है और तमिलनाडु भी आपको थोड़ा बहुत सूखा देखने को मिल जाएगा, ड्राई देखने को मिल जाएगा, ओके। तो रेन शेडो एरिया, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कौन सी रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ, कितनी बार था चुका क्लास के अंदर, थकी चुका हूं तो मैं बोल के, आप लोग आंसर करो, मैं करता ही नहीं, ठीक है। आप लोग आंसर करो, ओके। चलो ठीक है ना, पूछने का मन करता पढ़ाएंगे, चलो पेट्रोलॉजी, ओके डन। देन आपका आता है, अरे बहुत आसान है, पेट्रोलियम रीड कर लो। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल, जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यार देखो ये ना क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, ठीक है, डाल दिया, चलो एनीवेज, पर कोई नहीं, कभी कभी गलत क्वेश्चन भी आ रहे थे ना यार, ये ना स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। अब तो आपको पता है जोजिला टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट आपको पता है इसका आंसर क्या है, स्टेट ही पूछा है, स्टेट तो आपका जम्मू कश्मीर इज द आंसर फॉर द सेम, ठीक है। तो आप अभी के सबसे अगर देखा, जोजिला टनल बनी है, चल रहा है ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर, और उसके बाद आपका आता है अरे यार मैं नाम भूल गया यार, नाम भूल गया, चलो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 9.8 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। जवाहर टनल तो मेरे ख्याल से 2.8 के आसपास किलोमीटर का है ना, तो ये कोई करीबन 9 किलोमीटर के आसपास का है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गेस्ट टनल, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रोड टनल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं लिखेगा इसका मतलब क्या, रोड टनल की रिगार्डिंग बात कर रहा है, रेल की रिगार्डिंग अगर होगा तो प्रॉपर तरह से मेंशन करेगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछे सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉन्गेस्ट ब्रिज है आपका ढोला सादिया ब्रिज, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा असम, एक मिनट, असम, हाँ असम के अंदर देखने को मिलेगा, एक मिनट, असम के अंदर, रुक जाओ, ढोला सादिया ब्रिज ये आपको देखने को मिलेगा, धुबरी रिवर के ऊपर आपका बना हुआ है। यार असम अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से असम इज राइट ऑप्शन, असम के मेरे ख्याल से असम ही सही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश और इसके अंदर कंफ्यूज हो रहा हूं। ढोला सादिया ब्रिज 9.8 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, और इसके सेकंड नंबर पे आपका आता है महात्मा गांधी सेतु या फिर महात्मा गांधी ब्रिज, ये आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ढोला सादिया ब्रिज का नाम, एक और भी नाम है इसका नाम है यार मुझे नाम की नहीं याद आ रहा, चलो कोई नहीं, भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, ठीक है। जिसको याद हो प्लीज मेंशन कर देना। इंडिया द स्टेट विच इज हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखो यार बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप गूगल करने बैठ गए तो आपको इसका आंसर मिलेगा वेस्ट बंगाल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल सेंसस, क्योंकि आपके जो अभी हमारा जो ऑफिशियल सेंसस आया है वो 2011 का सेंसस ही हमारे पास है, 2000 अभी वाला सेंसस तो आपका रिलीज हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल इज नॉट गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, बिहार इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं आपकी डेंसिटी की रिगार्डिंग बात करूं तो बिहार की डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 1106, यानी कि 1106 लोग वहां पर क्या रहते हैं, पर पीपल रहते हैं वहां पर किलोमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको वहां पे 1100 लोग रहते हुए दिखेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी है 102 समथिंग है, 28 लगा लो, है ना, 1028 के आसपास है, बाकी गूगल करके देख लेना, ये एक्चुअल में ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से डाटा है, ठीक है। बाकी तो अगर आप वैसे गूगल करोगे तो आपको शायद वैसे ज्यादा वैल्यू देखने को मिल जाए। इट कैन ऑफ कोर्स, वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा डेंस है तो वो बीट कर देगा शायद इस बार, ऐसा बोला जाता है, पर फिलहाल के लिए आप बिहार इसका याद रखेंगे आंसर, ठीक है। अच्छा अगर आपको सीरियसली बात बताऊं तो डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार इज नॉट टॉप, देन आपका आता है दिल्ली। अच्छा ये तो आपका बिहार तो स्टेट में हो गया, दिल्ली इज ऑन द यूटी। दिल्ली के अंदर कितने हैं, यहाँ पर आपके आते हैं 11,320 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। अब बोलोगे सर ये तो 10 गुना के आसपास हो गए, तो ऐसे कैसे हो गया, बिकॉज दिल्ली के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स है और बिहार के अंदर ऐसे घर है, ठीक है, समझ रहे हो इस तरह का। तो यहाँ पर फ्लैट वाला सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्ट बंगाल तो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आपको पूछूं मैं तो हाँ यार एक दो डाटा याद रख लो। सेक्स रेशो के बारे में कल बात करी थी, सेक्स रेशो के बारे में अगर बात करी थी तो सेक्स रेशो हाईएस्ट कहां पर आपको देखने को मिलता है, केरला के अंदर, लोएस्ट आपको देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं सेक्स रेशो होगा आपको लिटरेसी रेट के बारे में, तो भी क्या आपका केरला यहाँ पर टॉप करता है, ठीक है, केरला पर टॉप करता है, लक्षद्वीप यूटी में टॉप करता है, देख लीजिएगा इसके बारे में, ओके ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन, किस डेट को आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपको ये वाला कंडीशन आपको याद है ना, ऐसा करके आपको पढ़ा होगा आपने, ठीक है अच्छे से। एक को बोलते हैं एपिलियन कंडीशन, एक को बोलते हैं पेरिलियन कंडीशन। पी फॉर पास मतलब जब अर्थ और सन के, ये पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी कब होगी, जब यहाँ पर क्या होगा, सन इधर होगा और यहाँ पर अर्थ होगी, तो मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। और जब पास होगा तो यहाँ पर अर्थ यहाँ पर होगी और सन यहाँ पर होगा, ऐसी पास हो जाएगी। इस पास वाले कंडीशन को बोलते हैं पेरिलियन कंडीशन, इसको बोलते हैं एपिलियन कंडीशन, ठीक है। जिस तरह से ये वाला केस आपका सन और अर्थ में देखने को मिलता है, मतलब दिस इज अर्थ दिस इज सन, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है आपका अर्थ और मून के अंदर देखने को मिलता है, अर्थ और मून के अंदर देखने को मिलता है। एक क्यों क्या होता है, मून बहुत ज्यादा अर्थ के पास होता है, एक में क्या होता है मून क्या होता है काफी जरा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, मून यहाँ पर क्या होता है दूर हो जाता है,
अर्थ से क्या होता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, और दूर कर लेते हैं, है ना, ऐसे करके। जब पास होता है मून क्या कहते हैं अर्थ के, तो इसको बोलते हैं एपोजी, सॉरी इसको बोलते हैं पेरिजी कंडीशन, इसको बोलते हैं एपोजी कंडीशन। बस इसे याद रख लो यार, पी से पास और ए से दूर, बस सिंपल सी कहानी है। डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, जुलाई एक पढ़ रहा, हाँ जुलाई 4 को, जुलाई 4 को डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जनवरी 30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस, आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी यार सोलिस्टिस वगैरह पढ़ लेना यार, है ना, इक्विनॉक्स वगैरह पढ़ के जाना, ओके। चलो, विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड, अरे वाह वाह, मजा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप बनाया था अफ्रीका का, कोशिश करते हैं फिर से बन जाए, लगभग सा बन ही गया, लगभग बन रहा है क्या, चलो कोई नहीं, बन गया ऑलमोस्ट, है ना। थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, है ना, और ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये आपका अफ्रीका का मैप बन गया। इस प्रकार से आपको अफ्रीका देखने को मिलता है। सहारा आपका था यहाँ पर, सहारा आपको डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया कि इधर आ गया आपका चैड आ गया, देन यहाँ पर आपका आ जाता है अल्जीरिया, अल्जीरिया इज द एरिया में सबसे बड़ा बिगेस्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका आता है मोरक्को, जहां से कौन आई है, नोरा फतेही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया लीबिया आ गया, यहाँ पर आपका आता है इजिप्ट, जिसकी राजधानी क्या है, कायरो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर सोमालिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। देन यहाँ पर आपके और भी बहुत सारे, यहाँ पर गोल्ड कोस्ट, ग्रे कोस्ट, ये सब कोस्ट वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। इधर आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं नाइल रिवर भी यहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर आपका मलावी वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आता है बोत्सवाना इज यहाँ पर आपका, जहाँ पर डायमंड वगैरह की काफी ज्यादा आपको पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डायमंड जहाँ पर पाए जाते हैं वो होता है बोत्सवाना, आपको देखने को मिलता है। और डायमंड की पॉलिशिंग कहाँ पर होती है, दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड पॉलिशिंग सेंटर कौन है, वो आपका है सूरत, ठीक है। अच्छा, पूछ रहे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका नदन पार्ट में आता है, ठीक है, बात ही खत्म करते हैं, ज्यादा परेशानी रह देंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर ट्वाइस, तीन क्वेश्चन, इक्वेटर ट्वाइस कौन सी क्रॉस करती है, कैप्रिकॉर्न कौन सी क्रॉस करती है 2 बार, और कैंसर कौन सी क्रॉस करती है। इसको कैप्रिकॉर्न कर देते हैं, इसे कर देते हैं कैंसर कर देते हैं। देखो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर करती है, सॉरी इक्वेटर की रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर, ठीक है, कॉन्गो रिवर, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है, अच्छा कॉन्गो रिवर वही है, देखो पीछे करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर आपका आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ से आपकी ऐसे करके क्रॉस करती है, ओके। अच्छा, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसके अंदर क्या आपके तीनों की लाइंस क्या होती है, यहाँ पर पास होती हैं। कॉन्गो रिवर इज इन इक्वेटर को कट करती है 2 बार, कैप्रिकॉर्न रिवर को करती है लिम्पोपो रिवर कट करती है, और आपकी कैंसर को कट करती है अपने देश के अंदर माही रिवर, ठीक है, माही रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो कॉन्गो रिवर यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाइल रिवर, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, नाइल रिवर इज दुनिया की सबसे लंबी रिवर, आपको देखने को मिल जाएगी नाइल रिवर, ओके। बाकी तो यार छोड़ो ना, अमेज़न वगैरह, अमेज़न एरिया वाइज सबसे बड़ा बेसिन जिसका है वो अमेज़न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम है, ये फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, मतलब दोनों का मिक्स है, ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम है। बहुत सारा आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आपका आता है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस द चेंज, अरे भाई मजाक कर रहे हैं, प्रीएम्बल कहां पर हुआ था, कल बताया था आपको, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफी सारे लोगों ने आंसर किया था, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह की क्या कहते हैं आपकी फॉर्म डिस्क्राइब की हुई है। देखो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बोला ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली फॉर्म यहाँ पर की हुई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और कोई भी स्टेट इस यूनियन को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 और 18 किसके रिगार्डिंग बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर बना हुआ है। 17 यानी खतरा मतलब अनटचेबिलिटी खतरा है हमारे देश के लिए, ऐसा बोला था गांधी जी ने। 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, ठीक है। ये दोनों के दोनों अगर एप्लीकेबल हो जाएंगे तो क्या चीज खत्म होगी, ये होगी सोशल इक्वालिटी यहाँ पर बन पाएगी, बिकॉज कोई भी जात पात ऊंच नीच धर्म भेद हो नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक गलत है, पॉलिटिकल गलत है, रिलीजियस गलत है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक और बताओ, रिलीजियस इक्वालिटी के रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिबल है, रिलीजियस इक्वालिटी के रिगार्डिंग कौन से आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बताओ फटाफट से, ठीक है। और इकोनॉमिक के लिए तो आपको डीपीएसपी में जाना पड़ेगा, चलो रहने दो, है ना, इतना बता दो, रिलीजियस के बता दो, ओके। चलो, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, अरे यार मजाक हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, ठीक है, कल ही आपने इसका आंसर करा था, अरे यार चलो कर लोगे ना, ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। बाई कैमरल सिस्टम मींस, ये हमने कल बात की थी, बाई कैमरल सिस्टम मतलब क्या होता है, लोअर एंड अपर हाउस होता है, कहां लिखा है, लोअर एंड अपर चैम्बर, यही होगा इसका ना, यही उसका आंसर होगा, ठीक है, लोअर एंड अपर चैम्बर। एक मिनट जान गड़बड़ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेचर, यार ये भी थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, ये ना थोड़ी टर्म गलत है, प्राइमरी मतलब मेन हो गया और सेकेंडरी मतलब गलत हो गया, थोड़ा गड़बड़ है मुझे लग रहा है इसका लोअर एंड अपर चैम्बर होना चाहिए, बट यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं लिखा है, तो थोड़ा डाउट है यार, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, आई एम रियली सॉरी यार। इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर में कोई भी इसका आंसर ना मेंशन करना, कमेंट के अंदर मेंशन करना, चैट में मेंशन मत करना, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलो आपका 37 क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ऑफ प्लानिंग बोर्ड, ये कौन काम करता है, देखो चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड के रिगार्डिंग बात करिए तो याद रखना ये इसका आंसर है क्या आपका, गवर्नर नहीं है, चीफ मिनिस्टर इज द आंसर ऑफ द सेम, चीफ मिनिस्टर का आंसर है, लेकिन क्वेश्चन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो किस डिपार्टमेंट के हेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, फटाफट से यहाँ पर नोट कर लो। एक तो आपके नीति आयोग के चेयरमैन कौन है आपके,
क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आपके चेयरमैन है। देन अगर आपके देखो मेन जो मुद्दे हैं सब याद रख लो। एनडीआरएफ नहीं, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके भी चेयरमैन कौन है आपके? पीएम है। इसके अगर बात करें एटॉमिक पावर के लिए क्या बोलते हैं इसको? एक मिनट यार मुझे याद है, न्यूक्लियर, एक मिनट याद है, न्यूक्लियर, एक तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के जो चेयरमैन है वो भी कौन है आपके? पीएम है। देन इसके बाद अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन ये भी पीएम है। एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके भी कौन है? ये भी आपके पीएम ही है। गंगा रिवर वाला भी करते रहते हैं ना ऐसे करके। देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके भी आपके पीएम ही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 6 हो गए ना। और थोड़ा सा और बताते हैं आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके भी चेयरमैन कौन है आपके? पीएम ही है। एटॉमिक एनर्जी इसके भी है। देन आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वही है जो कि किसका पार्ट है? आपका प्लानिंग कमीशन का पार्ट थी, अब आपका नीति आयोग के अंदर ही आपका पार्ट हो जाती है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कितने हो गया यार, है ना? बस मेरे ख्याल से रहने देते हैं। एक और आपका रख लेते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के भी इसके हेड यही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए ना। कौन सा रखें? और एक आपका सीआईएसआर के भी आपके हेड यही। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से काफी हो गया। 10 आप याद रखो। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारा आसान क्वेश्चन है यार, करो फटाफट से, फट से कर लो यार, फट से कर लो क्वेश्चन को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। एमएस फातिमा बीवी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में मेरे ख्याल से हम कल ठीक ठाक बात कर लिए थी, नहीं की ठीक है हमने बात कल। चलो अब कर लेते हैं फटाफट से। पंचायती राज सिस्टम आपके आर्टिकल नंबर 40 के अंदर मेंशन है। यहाँ पर आपकी 2-3 मेजर कमेटीज के नाम बताते हैं। एक आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने रिकमेंड की थी कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। फिर आपकी आई अशोक मेहता कमेटी, इसने बोला कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। फिर आपके आई आपकी एल एम सिग्मी कमेटी, ये आपके पीएम नरसिम्हा राव के टाइम पर ये गवर्नमेंट थी, इसने फाइनली बोला कि इस भसड़ को खत्म करते हैं। अल्टीमेटली आपकी कौन सी आ रही है? आपकी 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी फॉर्म आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी इस बार आपको बताया 73rd अमेंडमेंट के अंदर आपकी पंचायत फॉर्म होगी। 74th अमेंडमेंट में आपकी क्या कहते हैं आपकी 1992 के अंदर आपकी हुई थी। ये आपकी पंचायती सिस्टम यहाँ पर आपका हो गया। 24 अप्रैल को बोलते हैं पंचायती राज डे बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी हुई थी वो आपकी राजस्थान के अंदर आपकी स्टैब्लिश हुई थी। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। एम ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पर 3 जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं पंचायत सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर जगह आपको देखने को मिलता है, हर स्टेट में, एक्सेप्ट 1 यूटी एज वेल। यूटी दिल्ली यूटी में आपको पंचायत सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी, बाकी थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। पंचायती राज सिस्टम बेसिकली बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग बात करता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एकदम गांव कस्बे तक हमें पहुंचना है और हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंट्री का पूरा का पूरा हिस्सा है सेंट्रलाइजेशन, इसको और तोड़ दिया तो किसके अंदर पार्ट के अंदर स्टेट्स में तोड़ दिया तो उससे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और इस फर्दर स्टेट्स को भी तोड़ दिया किसके अंदर? पंचायत के अंदर तोड़ दिया, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसको भी कर दिया। ठीक है, तो याद रखना डिसेंट्रलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ, इमरजेंसी पावर 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसे आप बोलते हो प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हो, और या फिर आपकी एक आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कभी भी लगी नहीं है, ये आपकी आर्टिकल 360 में मेंशन है, ये आपकी आर्टिकल 356 में मेंशन है, और ये आपकी आर्टिकल 352 एक मिनट, हाँ 352 में मेंशन है, 56 में, हाँ ठीक है 352 में, हाँ 352 में आपके आर्टिकल ये मेंशन है। ठीक है, बाकी थोड़ा देख लेना यार, देख के जाना। ओके, इतना कह सकता हूं आपको। और ये आपकी 3 टाइप की है, कहां गया आपका 3 टाइप्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? देखो ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़ी टफ से क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता छोड़ के आ जाना पेपर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें तो आपको बता देता हूँ। डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, तीनों के तीनों क्या करता है आपका? एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत कॉपर भी कर लेता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो प्लैटिनम प्लस क्रोमियम ये होता है सबसे ज्यादा क्या करता है आपका? एक्सपोर्ट करता है साउथ अफ्रीका। तो प्लैटिनम विल बी द राइट ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, अब ये मत बोलना कि डायमंड नहीं करता, डायमंड भी करता है, ऐसी बात नहीं है, डायमंड भी करता है। जोहानिसबर्ग वगैरह के अंदर आपको अच्छे से माइंस देखने को मिल जाएंगी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पर डायग्राम भी आपको देखने को मिलता है, बड़ी खूबसूरत सी माइन का। जब मैं स्कूल में था तब मैं भी ये डायग्राम देखकर बड़ा खुश होता था, सोचता था कि वहां पर जाऊंगा तो उखाड़ के ले आऊंगा, मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लैटिनम इज द राइट ऑप्शन ऑफ द सेम। ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो सिल्वर कर देना। ओके, चलो। Which among the following is the method to estimate the poverty line in India? बहुत ज्यादा आसान है, आपको पता है। यहाँ पर इनकम मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसे तो हम लोग कैलोरिफिक वैल्यू वाला भी यूज करते हैं, बट बेसिकली इनकम मेथड विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी ह्यूमन मेथड, कैपिटल मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर द सेम। 3 अरे बस 7 क्वेश्चन रह गया यार, फटाफट से खत्म करते हैं कहानी। Which of the following is not considered as the social indicator of poverty? पावर्टी जो गरीबी है उसको किस तरह से मेजर नहीं किया जाता, मतलब इसमें कौन सा इंडिकेटर जो कि मेजर नहीं करता? देखो 2 टाइप की पावर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी, एक होती है आपकी रिलेटिव पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एब्सोल्यूट पावर्टी को खत्म किया जा सकता है।
एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसीलिए सारी गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है, रिलेटिव पॉवर्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ओके, बोल रहा है कि क्या इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी नहीं है, कौन सा सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी यहाँ पर नहीं है। मतलब किसी इंसान के पास अगर कोई मतलब मान लो मेरे पास गाड़ी है, मान लो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास मान लो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अपनी गाड़ी है और आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो क्या आप गरीब हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोशल इंडिकेटर तो नहीं है, ठीक है। लेस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका सोशल इंडिकेटर तो नहीं है। लिटरेसी इलिटरेसी लेवल इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेम। एक बार क्या बोला, नॉट कंसिडर्ड एज सॉरी नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, तो ये हो जाएगा, नॉट कुछ है ना, तो ये आपका कंसिडर नहीं करते। लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब के सब आपके सोशल इंडिकेटर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इज प्लानिंग ऑफ न्यू फ्रेमवर्क, ठीक है ना यार क्वेश्चन, हाँ ठीक है क्या था, नीति आयोग इज प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर, ओहो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो फटाफट से नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, ये सब बाद में देखते हैं ना, ये सब बाद में देखते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका एक सेकंड यार, 5 ईयर प्लान तो नहीं, एक मिनट, नीति आयोग प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर, इसका आंसर सही है, इसका ऑल ऑफ दी अबव मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा। एक मिनट, 5 ईयर प्लान तो ये तो करता ही करता है, ठीक है, 5 ईयर प्लान तो नहीं करता, गलत है 5 ईयर प्लान नहीं करता, फाइनेंस कमीशन भी नहीं करता, बजट इसका आंसर होगा, ठीक है, न्यू फ्रेमवर्क फॉर बजट, ठीक है, बजट इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग से पहले कौन सा था आपका, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, ये आपका हुआ 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका काम क्या था, वही सब डेवलपमेंट वगैरह का काम करना है। इसके अंदर आपकी एनडीसी वाज अ पार्ट ऑफ इट, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट जो आपकी जो काउंसिल है वो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। ये आपकी 6 अगस्त आपकी कौन सी 6 अगस्त कौन सी थी आपकी 1952 को आपकी फॉर्म हुई थी, 1952 है ना, 1952 को फॉर्म हुई थी। इसके अलावा क्या आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आपका नीति आयोग आ गया 2015 के अंदर, 2015 के अंदर आपका 2015 था ना, 2015 के अंदर आपका आ गया नीति आयोग, आई थिंक 12th, हाँ ठीक है, एक मिनट, 2015 के अंदर में 11th नहीं यार क्या है यार, एक मिनट, 2015 आई थिंक, यार थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो रही है, बट मेरे ख्याल से 2015 के अंदर ही है आपका, थक गया मैं भी थोड़ा सा, एनीवेज 2015 के अंदर शायद आपका ये हुआ था, रिप्लेस पर देखना, चेक कर लेना, प्लीज चेक कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। बाय द वे, प्लानिंग कमीशन काम क्या था, प्लानिंग कमीशन काम था कि 5 ईयर प्लान को 5 ईयर प्लान यहाँ पर रिलीज करने, ठीक है। 5 ईयर प्लान कितने आए टोटल मिलाकर आपके, 12 5 ईयर प्लान आए, जिसमें दो बीच में कुछ छुट्टियां वगैरह भी इन्वॉल्व थी। 12 5 ईयर प्लान सबसे पहला आपका है 1951 के अंदर आया, 1956 तक आपका चला, ये आपका एग्रीकल्चर के बेसिस के ऊपर, ये मतलब एग्रीकल्चर को यहाँ पर मेजरली फोकस किया था, दिस वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना सेकंड, मतलब फर्स्ट एग्रीकल्चर के लिए फोकस किया, ये आपको तो पता ही होना चाहिए। सेकंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं महोबलिस प्लान बोलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम से पूछते रहते हैं, ठीक है। देन आपका इसके बाद क्या हुआ था, आपके 3 लगातार आपके आए, 3 लगातार के प्लान है, इसके बाद क्या हुई, छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी आपकी, इस बीच में आता आपका प्लान हॉलिडे के टाइम पर आपकी कोई भी मतलब कोई भी आपको देखने को नहीं मिला। इसके बाद आपकी एक और छुट्टी होती है, इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान किसने किया था, आपका जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था, तो ये भी बीच में आपका ब्रेक हो गया था, बाकी लगातार चल रहे थे। तो 3 आए, फिर आपके 2 करके आपके प्लान आए। उसके बाद आपके एक और होगी जब आपकी 1981 के अंदर फिर से एक ब्रेक आ गया था, 1981 से लेकर 1982 के बीच में कोई भी प्लान नहीं आया था, 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर क्या था हमारे, हमने लिए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ ठीक हो गया ना, हाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने रिफॉर्म्स के लिए थे, और इससे पहले हमें आईएमएफ का पैकेज भी लेना पड़ गया था, तो काफी ड्रामा हो रहा था, आपको पता है, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इज सेट टू ब्रिंग द, मैंने आपको नीति आयोग के बारे में काफी बात कर ली, छोड़ दो इसको। ब्रिंग द मॉडल एक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका बिल्कुल सही है तीनों के लिए। एक मिनट, फार्म एंड लीजिंग, हाँ फार्म लैंड लीजिंग, एग्रीकल्चर मार्केट, ये सबके लिए कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर द सेम। ये सब क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, ये सब क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बेस्ट है, ये थोड़ा सा बनाते मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो एनीवेज छोड़ दो इसको, छोड़ दो ये क्वेश्चन, फिर भी ठीक है, बट अगले वाला क्वेश्चन आप नहीं दोगे, ये बकवास है क्वेश्चन, नहीं आएंगे क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आपका आता है टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन्ड बाय, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखो बहुत सारे जनाब थे, जॉन करके एक इंसान थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना, जॉन करके पूरा नाम था कुछ, एमएम सर के कुछ, उन्होंने बोला था इसके बारे में, कई डेफिनेशन दी, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बेसिकली, लेकिन मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात बताऊं तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात करती है, नहीं, ये बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो याद रखना इंक्रीज इन, ये बात करती है प्रोडक्शन कितनी अच्छी हो रही है, या फिर आपकी ग्रोथ मतलब बेसिकली ग्रोथ कितनी हो रही है, तो ये बेसिकली बात करती है इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, ये एक मिनट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये आपका सी वाला इसका राइट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन्ड बाय, ये सबके सब इसके राइट ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसके सबके सब राइट ऑप्शन नहीं है, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ अब यार कई जगह पर आप देखोगे थोड़े से रिसोर्स चेंज हो सकते हैं, पर छोड़ो है ना, आगे बढ़ते हैं, काफी है। फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है, मतलब इकोनॉमिक रिगार्डिंग बात करनी है, इकोनॉमिक मतलब सिंपल सी भाषा, पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो कैपिटल के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है,
नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज मतलब पैसा, रिसोर्सेज मतलब पैसा। नन ऑफ द तो हो नहीं सकता। फेवरेबल लेजिस्लेशन मतलब अगर लॉ जो हो आपके आपके फेवर के हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या बोलती रहती है, कौन सी आपकी स्कीम, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टीएसएल स्कीम के अंदर, या फिर आपकी बहुत सारी स्कीम वगैरह लॉन्च करती रहती है कि बाहर से आपकी एफडीआई वगैरह इंडिया के अंदर आए और यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करें। एप्पल के बारे में आपको पता होगा। तो वो क्या आपका फेवरेबल कंडीशन बनाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर आपके आएंगे और वहां पर वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगी हमारी। ग्रोथ होगी तो क्या है बेसिकली ये क्या आपका नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है फेवरेबल लेजिस्लेशन। अगर लॉ वगैरह अच्छे होंगे तो अच्छा देखने को मिलेगा आपको। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेम। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एनुअल गुड्स एक्सपोर्ट क्रॉस्ड ओवर, आपको पता है रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज जब ये न्यूज आपकी बनी अभी रिसेंटली, बहुत ज्यादा रिसेंट ये लास्ट 10 डेज में आपको देखने को मिला, लेकिन तब तक आपका पेपर छप चुका होगा तो ये क्वेश्चन तो आपके नहीं आएगा। शायद फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बाय द वे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। $400 बिलियन के आसपास आपका हो चुका है, गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है। सर्विस वाले की रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं कर रहे है ना, ऐसे करके। एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन द सिविल एविएशन विंग्स हैज टेक्ड ऑफ इन, आप लोग इसका आंसर करोगे, मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको, मुझे मतलब काफी ज्यादा चांस लगता है कि आपका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, मैं सुन रहा हूं आंसर। ओके चलो, हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर 22, सेम करंट अफेयर क्वेश्चन। आंसर करो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा भी था पता है क्लास में पढ़ाते हुए भी। ओके एनीवेज, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने एंड पे थोड़ा जल्दी कर दिया, उस रीजन बॉस की काफी ज्यादा लेट हो जाएगा वरना आप लोगों को, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो एंड में बोलना चाहूंगा यार, देखो बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा, तो डर की ऐसी की तैसी। आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाओ, मैं आपको बताता हूँ, जुलाई से मैं बैच पढ़ा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर। आपको बताऊंगा जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, जुलाई में भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। करीबन आप 2 घंटा डेली पढ़ते थे, 2 घंटा आप डेली पढ़ते थे। ठीक है, और 2 घंटा इसके बाद भी पढ़ते होंगे, 2 घंटा इसके बाद भी पढ़ते होंगे कम से कम, है ना। कुछ भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ते होंगे। मतलब आप तब से जुलाई से आप 4 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, जिन्होंने बाद में बैच ज्वाइन किया, जिन्होंने अक्टूबर में हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में जिन्होंने बैच ज्वाइन किया उन्होंने 6 घंटा की क्लास चली है, मतलब 4 घंटा 5 घंटा क्लास चली है। फिर आपने करीबन 6 घंटा किया होगा। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बहुत ही एवरेज के मैनर में देखूं तो 8 महीने 4 घंटे के हिसाब से, बाकी आप जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई करी है। और एन एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा करीबन मैं थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन कर रहा था, 60,000 मिनट्स, चलो बताता हूँ, 1000 घंटे के आसपास, 1000 आवर्स के प्लस आपने तैयारी करी है। 1000 घंटे आपने कम से कम तैयारी की है। इसको कन्वर्ट करते हुए कितना होता है, 60,000 मिनट्स। 60,000 मिनट्स आपने क्या करी है, तैयारी करी है, आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ। और आप किसके लिए डर रहे हो, 120 मिनट से डर रहे हो, 120 मिनट से डर रहे हो। अरे कुछ भी नहीं है यार, ये 0.2% है, 2% भी नहीं है यार, 1% भी नहीं, छोड़ो 1% भी टाइम नहीं है इसका, 1% भी टाइम नहीं है इसका। तो आपने 60,000 मिनट तैयारी करी है और आप 120 मिनट से डर रहे हो। और 120 मिनट का तो खेल ही नहीं है, पहले 10 मिनट में डिसाइड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। यार क्या ही यार, क्या फर्क पड़ जाएगा ये एग्जाम में जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, आप उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालने वाला आपकी नॉर्मल जिंदगी में। हाँ, आपके जो पर्सनल गोल्स हैं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, सोसाइटी वालों को फर्क पड़ेगा, पर हु केयर्स अबाउट सोसाइटी। सपना तो आपका था ना, सपना तो आपका था कि मुझे आके क्या करना है, अपने सितारे चाहिए। ठीक है, आपने ये रास्ता चूज किया था, इट्स वाज ऑल अबाउट यू, एवरी टाइम इट्स वाज ऑल अबाउट यू। और अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी से की हुई है तो आपको डर लगना नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और अगर लग भी रहा है तो बाहर में जाने दो यार, चिल मार के सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी, पर मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा हूं, मैं आपके पे विश्वास कर रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जिसने भी मेहनत करी है फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन किसके साथ भी नहीं करना चाहिए। आपने बहुत ज्यादा तैयारी की है और मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे आओगे पेपर में। अब आपको इस विश्वास पे खरा उतरना है, वो भी आपकी मर्जी है, खरा उतरो ना उतरो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगे तो यार गेम खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। कोशिश करना साइक्लिक अप्रोच में पेपर सॉल्व कर सको। साइकिल का क्वेश्चन मतलब क्या, इजी क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं तो आप पहली साइकिल में इजी क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड साइकिल के अंदर थोड़े से मॉडरेट वाले क्वेश्चन करो, और थर्ड साइकिल के अंदर आप लोग टफ क्वेश्चन थोड़े से मार करके रख लेना, बाद में उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओएमआर एंड के लिए मत छोड़ना, ओएमआर पहले से मार्क करते हुए आना, और पहले ना ऐसे मान लो सर्कल है तो यहाँ पे डॉट लगा लेना, पहले डॉट लगा लेना कि ये इसका आंसर है, फिर लगातार उन डॉट्स को फिल कर लेना, फिर इसको बाद में सर्कल कर लेना। ऐसे मत करना कि एक को गोला करने बैठ गए फिर दूसरे गोला करने बैठ गए, इसमें टाइम जरा वेस्ट होता है और प्लस कभी बार मिस्टेक के चांस होते हैं। पहले फटाफट देखो कि अपनी शीट के अंदर आपने जो भी इसका आंसर मार्क किया, फॉर एग्जांपल इसका ऑप्शन नंबर ए है, नीचे सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, तो पहले वाला सर्कल नहीं है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, बाद में सर्कल करते रहो। अगर आपको डॉट लगाने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा लेट हो गया वैसे, अगर हो सके सुबह कोशिश करना एक लिक्विड फ्लो करके चला था, लिक्विड फ्लो पढ़ा यार मेरे पास ना, एक मिनट जाओ, ये देखो यहाँ पर ब्लू वाला पेन पड़ा है, ये ब्लू वाला पेन पड़ा है, रिनॉल्ड्स का इक्वी फ्लो, कितना पास सिखाऊंगा आपको, रिनॉल्ड्स का इक्वी फ्लो करके पेन आता है, ब्लू वाला मत लेना, आप ब्लैक वाला लेना, आप ब्लैक पेन लेना, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम कभी दोगे तो वहां पर ब्लैक पेन ही अलाउड होता है। ये ले लेना, 0.7 की निब होती है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है, मतलब बहुत ना के बराबर फैलता है, थोड़ा सा घर पे चला के जाना या फिर रफ में चला लेना, आपको आसानी होगी। टेंशन बिल्कुल मत लेना, पानी वानी काफी ज्यादा पी के जाना,
अगर हो सके तो एक ये डिजिटल वॉच मत लेके जाना, एनालॉग वॉच लेके जाना, आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके, अच्छा ये स्कीम बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप ना जो भी आपका असेसर होंगे वहां पे, उनसे जाके से बोलना मे आई कम इन सर, मैं आके बैठ सकता हूँ, बस स्माइल वाले पास कर देना उसको। उनको फ्लैट करना नहीं है, हमें हमें कुछ नहीं करना, लेकिन आप उनको बोल देना जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 5 मिनट पहले बोल देना कि सर इट्स सर प्लीज रिक्वेस्ट सर, थोड़ा सा ना मेरे को हेल्प से मिल जाएगी प्लीज, अगर हो सके तो आप जब हाफ टाइम पूरा हो जाए तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा। ये आप बोल देना, उसके बाद आपका जितनी बार मन करे आप बीच में जाके टाइम पूछते रहना, वो बंदा बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और थोड़ा सा खुश मिजाज रहना, अगर आपको अंदर से डर भी लग रहा है बट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज जिसको भी देखोगे वो भी आपको स्माइल देके ही आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, एनालॉग वॉच लेके जाने की कोशिश करना। अगर थोड़ी सी नींद भी आ रही है, बिकॉज अगर किसी साइकिल सही से मैनेज नहीं हुई है, तो एक काम और कर लेना, चॉकलेट वगैरह रख लेना, डार्क चॉकलेट वगैरह रख लेना। कॉफी वॉफी पी के मत चले जाना, बिकॉज कॉफी का ग्राफ होता है ऐसे हाइक और फिर एकदम से डाउन, तो कॉफी वॉफी मत पीने ला, चॉकलेट अपने पास रख लेना। और चॉकलेट वही ज्यादा रैपर वाली मत लेना, ठीक ठाक से कोई चॉकलेट लेना या फिर टॉफी वॉफी लेके चले जाना। और आपकी जब चेकिंग वगैरह हो रही होगी, अगर वो बोलेंगे कि निकाल दो बाहर, तो उस टाइम भी खा लेना या फिर उनको दे देना, जो मर्जी करना, ठीक है। थोड़ा सा भला ही कर देना सुबह सुबह, जब पॉजिटिविटी बांटते हो ना, आप जो भी चेक कर रहे हो उनको बोलना सर आप ही ले लो, आप ही ले लो सर, मैं क्या ही खाऊंगा, ऐसे करके थोड़े से लोगों को खुश करना। जब पॉजिटिविटी मिलती है ना, आपको देखोगे लोगों के स्माइल, चेहरे पे स्माइल देखोगे तो आपको और अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। वैसे भी आप अपने हॉल में जाके आपने आधा घंटा बैठना ही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एनीवेज तो रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, 120 मिनट चिल मारना, कोच नहीं जा रहा प्रेशर, ठीक है। और मैं इधर ही हूँ, आपको मिलेंगे फिर से एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा वेट किया, इतना सारा किया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्लीज कमेंट में लिख देना, ठीक है। चैट में ज्यादा मत लिखना, कमेंट में लिख देना, बिकॉज चैट में ना बहुत सारे लोगों के रह जाते हैं, तो मैं कमेंट में आपको सुबह तक मैं आराम से बैठा हूँ आपके लिए, जो भी लिखता रहेगा मैं उसको रिप्लाई करता रहूंगा। उसके बाद तो मैसेज करोगे तो फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, ऐसा करके। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू वेरी सून। अगर मौका मिला तो आपके लिए बिल्कुल जरूर एनालिसिस वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आग लगा दो यार, आग लगा दो, बस बात ही करो, ठीक है। चिल मारो और आग लगा दो। टेक केयर एंड हमेशा की तरह जय हिंद।